हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट एंड गोल। फ्रेंड्स, ये जो लेक्चर है ये घटना चक्र पॉइंटर बायोलॉजी का लास्ट लेक्चर है और इसमें से हम पूरा कर लेंगे। जो भी ये पॉइंटर था पूरा हो जाएगा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं और आई होप आपने पहले के सारे लेक्चर देख लिए होंगे और मेरा विश्वास है फ्रेंड्स कि अगर आपने सारे लेक्चर देखे हैं तो बायोलॉजी के जो क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में वो आप मोस्टली कर लेंगे। और यदि आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उन लेक्चर्स को ज़रूर देखें, ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। चलिए तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। वियतनाम में एजेंट ऑरेंज का अंतिम आक्रमण वर्ष 1970 में हुआ था। क्षेत्रों में पुनः हरियाली छाने लगी है, पर युद्ध की समाप्ति के 19 वर्ष बाद भी यह स्पष्ट दिखाई देता है कि एजेंट ऑरेंज मानव की हत्या कर रहा है, उनके अंग भंग कर रहा है, अर्थात वह सब कर रहा है जिसका कभी इरादा भी नहीं किया गया था। उन बादलों से हुई वृष्टि 20 वर्षा मानवों के लिए विपदाओं की फसल दे रही है, जिससे कैंसर, गर्भपात और जन्मजात शरीर केवल शरीर की विकलांगता सम्मिलित है और यह विपत्ति क्रम अभी दशकों तक चलता रह सकता है। तो देखिए ये जो है और एजेंट ऑरेंज की बात की जा रही है और ये वियतनाम युद्ध में अमेरिका द्वारा एक कीटनाशक प्रयोग एक प्रकार से कर लिया गया था। तो वो जो प्रयोग किया गया था एक प्रकार से वो बायो वेपन था। वो जो बायो वेपन था वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह था। तो उसके द्वारा देखिए क्या है कि ये जो अभी भी प्रक्रियाएं चल रही हैं तो उसमें से ये निष्पत्रक के रूप में प्रयुक्त डायोक्सिन था। तो ये जो डायोक्सिन था ये अभी भी अपना प्रभाव वहाँ पर दिखा रहा है। जैसे कि आप जानते हैं कि हिरोशिमा और नागासाकी में जो बम गिराए गए थे द्वितीय विश्व युद्ध में, तो उसमें अभी भी क्या है कि वहाँ के लोग बच्चे विकलांग पैदा हो रहे हैं। तो ये जो प्रभाव है, अगर हम जैविक रसायनों का प्रयोग कर लेते हैं या फिर अगर परमाणु हथियारों का अगर हम प्रयोग करते हैं तो उसके प्रभाव फ्रेंड्स बहुत लॉन्ग टाइम तक दिखते हैं। तो उस समय जो एजेंट ऑरेंज था उसका जो नाम है वो कौन था? डायोक्सिन था। डायोक्सिन जल स्रोतों में जल के भौतिक रासायनिक लक्षणों में परिवर्तन होने का कारण है बहिस्रावी। बहिस्रावी का मतलब यहाँ ये है कि जो जो भी वाटर है, जल स्रोत हैं, उसमें से अगर बाहर के स्रोतों से गंदगी उसमें डाल दी जाती है, रासायनिक तत्व डाल दिए जाते हैं तो वो दूषित हो जाता है। जलाशयों में न्यूट्रिफिकेशन होता है नाइट्रोजीनस पोषक तत्वों एवं आर्थोफास्फेट के अधिक के कारण। इसका मतलब ये है जो जलाशय हैं उनमें न्यूट्रिफिकेशन क्यों हो जाता है? क्योंकि नाइट्रोजन्स जो होते हैं उससे संबंधित जो यौगिक होते हैं पोषक वो डाल दिए जाते हैं जलाशयों में। ऑक्सैनोमीटर प्रयोग किया जाता है वृद्धि मापने के लिए। तो ऑक्सैनोमीटर वृद्धि मापने का एक यंत्र है। लातीनी अमेरिका में यूरोपीय और इंडियन मिश्रित रक्त वाले व्यक्ति को कहा जाता है क्या? मेस्तीजो। मतलब कि जो लैटिन अमेरिका है वहाँ पर यूरोप और इंडियन ये दोनों मिक्स वाले जो रक्त के व्यक्ति हैं उनको वहाँ पर मेस्तीजो कहा जाता है। सर्व प्राचीन शैल समूह की आयु आंकी जाती है यूरेनियम से। मतलब कि अगर हमें पृथ्वी की भी आयु आंकनी है तो कैसे हम मापेंगे? वो हमारी यूरेनियम पद्धति के माध्यम से मापेंगे। इसी प्रकार से अगर बहुत प्राचीन शैलों की भी आयु मापनी है तब भी हम यूरेनियम का प्रयोग करेंगे। यूरेनियम में इसका जो अर्धायु काल होता है उससे हम मापते हैं इसकी आयु। जीवाश्म पौधे तथा चट्टानों में से कार्बन डेंटिंग आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होता है जीवाश्म। अब देखिए जो जीवाश्म है जैसे फोसिल्स, जीवाश्म क्या होते हैं कि उस समय जो जीव थे या पौधे थे, कवक थे, जब वो नष्ट हो जाते हैं, मर जाते हैं और वो शैलों के साथ में जुड़ जाते हैं तो वो जीवाश्म कहलाते हैं। और इन जीवाश्मों का फिर बाद में अध्ययन किया जाता है। उससे हमें उस समय की क्लाइमेट पता चलता है कि उस समय क्या क्लाइमेट रहा और इससे इनकी आयु भी हम नाप सकते हैं कि इनकी आयु कितनी रही है। वृक्षों की आयु मापने के लिए क्या करते हैं? तो वृक्षों को जब काटते हैं तो उनमें कुछ इस तरह की रिंग बनी रहती हैं। ये जो रिंग होती हैं ये बताती हैं कि उसकी आयु कितनी है। प्रत्येक वर्ष एक रिंग बनती है तो इससे हम माप सकते हैं। इसके साथ साथ में ये जो रिंग होती हैं उस समय के मौसम को भी बताती हैं। जैसे कि अगर मौसम अच्छा रहा है, मॉइस्चर खूब रहा है,
तो जो रिंग बनेगा वो मोटा बना होगा। अगर वहाँ पे बहुत पतला रिंग रहा है तो उससे ये भी पता लगाया जा सकता है कि हो सकता है उस समय में सूखा पड़ा हो। संवाहनी मतलब कि संवाहनी जो पौधे पानी वो किस तरह से पहुंचाते हैं ऊपर, तो देखिए जाइलम टिश्यू जो होते हैं, जाइलम ऊतक, पौधों में जाइलम और फ्लोएम दो तरह के टिश्यूज या ऊतक पाए जाते हैं। तो जो जाइलम ऊतक होते हैं वो खनिज और जल को जड़ों के माध्यम से ऊपर की ओर पहुंचाते हैं, और फ्लोएम जो होते हैं वो पत्तियों द्वारा बने हुए भोजन को पूरे पौधे के पूरे बाकी के भाग में पहुंचाते हैं। पेड़ पौधों में जाइलम मुख्यतः जिम्मेदार है जलवहन का, जल को नीचे से वो ऊपर की ओर चढ़ाता है। ग्लूकोज, सेल्यूलोज, फ्रक्टोज तथा सुक्रोज कार्बनिक पदार्थों में से प्राकृतिक रूप से सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ है सेल्यूलोज, क्योंकि सेल्यूलोज जो हमारे जितने भी पौधे होते हैं, पौधों की जो कोशिका भित्त होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। और अगर हम पूरे अपनी पृथ्वी की बात करें तो शैवाल, पेड़ पौधे, इन सब की मात्रा बहुत है, इसलिए सेल्यूलोज सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ है। लीवर फ्लूइक पित्तवाहिनी में रहता है, किसमें? भेड़ की। तो लीवर फ्लूइक जो है वो भेड़ की पित्तवाहिनी में रहता है। वह जो ग्राम पॉजिटिव एवं ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के अंतर के लिए उत्तरदायी है वो होती है कोशिका दीवार या कोशिका भित्ति। वेला संगमों में एक रंजित डाइनोफ्लैजेलेट के अतिशय वृद्धि वाले सुस्पष्ट पुष्पपुंज होते हैं। ये पुष्पपुंज कहलाते हैं क्या? लाल ज्वर। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। साधारण नील हरित शैवाल स्पाइरोगारिया और यूलोथ्रिक्स अलवणीय जलाशयों तथा महासागरों दोनों में ही पाए जाते हैं। तो ये यहाँ पर गलत है, क्योंकि ये दोनों महासागरों पे नहीं पाए जाते हैं। दूसरा है यहाँ पर कथन, गिरगिट एक आंख से आगे की ओर तथा उसी आंख से मतलब दूसरी आंख से पीछे की ओर देख सकता है। तो ये बात यहाँ पर सही है। तो गिरगिट में ये क्वालिटीज होती हैं कि वो ऐसा कर सकता है। एक बात और कि आपने कभी कभी जैसे मुर्गा, तो इसको आपने देखा होगा कि ये अपनी गर्दन जल्दी जल्दी राउंड मतलब हिलाता है। वो क्यों ऐसा करता है? उसका कारण ये होता है कि अगर उसको दोनों साइड का मतलब उस तरह से देखना है तो उसके लिए आवश्यक हो जाता है कि उस मतलब उनकी जो पुतली है वो पुतली इधर उधर राउंड नहीं करती, फिक्स होती है। इसलिए वो साइड का नहीं देख पाते हैं, और साइड का देखने के लिए वो क्या करते हैं? अपनी गर्दन को बार बार इधर उधर करते हैं। तो ये उनमें एक अलग तरह की विशेषता पाई जाती है। कवकमूलीय माइकोराइजा जैव प्रौद्योगिकी को निम्नीकृत स्थलों के पुनर्वास के उपयोग में लाया गया है, क्योंकि कवक मूल के द्वारा पौधों में अब क्या क्या होता है पौधों में, देखिए यहाँ पर हमें वो दिया गया है, सूखे का प्रतिरोध करने एवं अवशोषण क्षेत्र बढ़ाने की क्षमता आ जाती है। ये बात सही है यहाँ पर। दूसरा है यहाँ पर पीएच की, मतलब पीएच क्या है कि अम्लीता और क्षारीयता। तो पीएच की अति सीमाओं को सहन करने की क्षमता आ जाती है, ये भी सही है। रोगग्रस्तता से प्रतिरोध करने की क्षमता ये भी उनमें डेवलप हो जाती है। तो तीनों यहाँ पर कथन जो है वो सही है। पादपालय एक व्यवस्था है। पादपालय क्या है? मतलब पादप का घर। तो नियंत्रित परिस्थितियों में पौधों के उगाने को पादपालय या फाइटोट्रॉन कहते हैं। एक कीट के शरीर से निकलने वाला जो स्राव है क्या है? लाख। तो जो लाख है वो क्या है? एक कीट के शरीर से निकलता है। कुछ समुद्रीय जंतु एवं कीट अंधेरे में अपने शरीर से प्रकाश उत्पन्न करते हैं। इस परिघटना को क्या कहते हैं? इस परिघटना को कहते हैं बायोल्यूमिनिसेंस। बायोल्यूमिनिसेंस। विषाणुओं में ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक एंजाइम होते हैं। यहाँ पर देखिए कथन दिए हैं और उन कथन में हमें बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर देखिए यही कथन सही ही है कि विषाणुओं में ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए आवश्यक एंजाइम नहीं होते हैं। ये बात सही है। विषाणुओं में एंजाइम्स मतलब नहीं होते हैं ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए, इसीलिए वो क्या होते हैं कि जीवित और मृत के बीच की कड़ी भी कहलाते हैं। तो विषाणु जीवित और मृत की कड़ी के बीच की कड़ी कहलाते हैं। अगर ये विषाणु हैं, अगर इनको हम एक
सॉलिड रूप में अगर रखना चाहें तो हम लंबे समय के लिए इनको रख सकते हैं। इसके साथ साथ अगर इनको दोबारा से अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं तो पुनः ये किसी भी मतलब जानवर के या किसी भी पौधों के शरीर में पहुंचकर अपनी ग्रोथ को बढ़ाते हैं और अनेक तरह के रोग ये मतलब उसको कर देते हैं, अनेक तरह के रोगों को ये जन्म देते हैं। हरित क्रांति में अधिक उपज देने वाले उन्नत बीजों का प्रयोग हुआ, जिसके लिए आवश्यक क्या है, अधिक उर्वरक और पानी। तो जो हमने हरित क्रांति मतलब लाए यहाँ पर, तो उसमें से जो बीज पैदा यूज किए जाते हैं उनमें अधिक उर्वरक की आवश्यकता होती है और पानी भी उनमें अधिक देने की आवश्यकता होती है। हमें यहाँ पर देखिए सुमेलित करना है। हरित क्रांति खाद्य उत्पादन से संबंधित है क्योंकि गेहूं की पैदावार इससे बहुत ज़्यादा बढ़ी है। श्वेत क्रांति दूध के उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है और नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। जब मत्स्य मतलब मछलियों का ज़्यादा उत्पादन करना है तो नीली क्रांति। इसी प्रकार से गोल क्रांति है, जैसे तो आलू के लिए होती है। इस तरह से और भी क्रांतियाँ हैं। हरित क्रांति में प्रयुक्त पादप फसल कौन सी है, मैक्सिकन गेहूँ। तो देखिए ये जो मैक्सिको में नॉर्मन बोरलाग जो थे उन्होंने मैक्सिको में क्या किया था कि परीक्षण किया था और कुछ ऐसी गेहूं की प्रजातियां विकसित की थी जो बहुत ज़्यादा उत्पादन दे रही थी। और चूंकि हमें अनाज की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी उस समय, तो हमने भी इस चीज़ को अडॉप्ट किया और अपने गेहूं के उत्पादन को काफ़ी इंक्रीज किया था। फसल लॉगिंग विधि है फसलोत्पादन के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता जानने के लिए पौध विश्लेषण। बीज जो प्रतिवर्ष बदला जाता है कहलाता है संकर बीज। तो संकर बीज जो होते हैं उन्हें प्रतिवर्ष बदलना पड़ता है। धान के खेत से निकलने वाली गैस कौन सी है, मीथेन। तो मीथेन गैस धान के खेत से निकलती है। इसके साथ साथ जो पशु होते हैं जैसे ऊँट हैं, ये अन्य जानवर हैं, सबके मुंह से ये मीथेन गैस निकलती है। धान के पौध लगाने की डेपॉग विधि विकसित की गई थी कहाँ, फिलीपींस में। और फिलीपींस में ही धान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर का रिसर्च सेंटर है धान के लिए। भारत में विकसित प्रथम बौनी धान की किस्म जो थी वो कौन थी, जया थी। धान के लिए समानतः प्रयोग होने वाला खरपतवार नाशक जो है वो 2,4-D है। 2,4-D, हालांकि इसको बैन कर दिया गया है क्योंकि ये पर्यावरण को काफ़ी नुकसान पहुंचा रहा था। पौधों का वह भाग जो फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है वो क्या है, पर्ण। तो जो पर्ण है यही फूल बनने की प्रक्रिया में सहयोगी होते हैं। मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग की जाने वाली एक कीट भक्षी मछली है जिसका नाम क्या है, गैम्बूसिया। तो गैम्बूसिया जो फिश है, अगर जैसे तालाब है या आप कोई छोटा सा क्षेत्र बनाए हैं वहाँ पर यदि मच्छर के लार्वा का खतरा है तो आप गैम्बूसिया मछली अगर वहाँ पे छोड़ देते हैं तो वो क्या करेगी कि जो मच्छर के लार्वा हैं उनको खा जाएगी, तो मच्छर वहाँ पर नहीं पनप पाएंगे। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को कहते हैं, क्या कहते हैं, वायु श्वसन। मतलब कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का टूटना, उससे ऊर्जा का निकलना और कार्बन डाइऑक्साइड का बनना, ये सारी जो प्रक्रिया है ये वायु श्वसन कहलाती है। सक्रिय उपर्जित असंक्रामकता परिणाम है किसका, एंटीबॉडीज के उत्पादन का। बेरियम एक उपयुक्त रूप में रोगियों को पेट के एक्सरे परीक्षण के लिए प्रयोग किया जाने वाला एक पदार्थ है। मतलब कि जो बेरियम है, अगर किसी का एक्सरे लेना है तो खाली पेट उसको बेरियम मतलब खिला दिया जाता है। तो उससे क्या होता है कि बेरियम ऐसा पदार्थ है जो एक्स किरणों को बहुत अच्छी मात्रा में अवशोषित करता है। तो जब उसका एक्सरे लिया जाता है तो पेट की जो भी अंग हैं उनका अच्छा चित्रण हम प्राप्त कर सकते हैं। कुट्टू का आटा किससे प्राप्त होता है, तो कुट्टू का आटा जो है वो प्राप्त होता है फैगोपाइरम से। तो फैगोपाइरम से हम कुट्टू का आटा प्राप्त करते हैं। यहाँ पर देखिए सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है। रदरफोर्ड ने क्या किया कि एटम बम के लिए इन्होंने काम किया। अल्फ्रेड नोबल जो थे इन्होंने डायनामंड बनाया था। और कार्टराइट जो हैं ये पावरलूम से संबंधित हैं और ग्राम बेल जो हैं ये
टेलीफोन के इजाद करता थे, टेलीफोन इन्होंने इजाद किया था। पुनः देखिए सूची 1 से सूची 2 को मिलान करते हैं। जीवाणुओं में पारक्रमण और संयुग्मन की खोज ये की थी लैडरबर्ग ने। इसके बाद यौन संलग्न वंशागति की स्थापना ये की गई थी किसके, मॉर्गन के द्वारा। ई कोली से डीएनए पॉलीमरेज का वियोजन ये किया था किसने, कोर्नबर्ग ने। और संपूर्ण आनुवांशिक कूट की स्थापना ये खुराना द्वारा की गई थी। यहाँ पर देखिए एक सही जोड़ा है, क्या है कि लाइगेसेज क्या है, एक आणविक सीवन कार। केसर मसाला जो है, जो कि कश्मीर में अधिकांशतः मिलता है, ये पौधे के किस भाग से बनाया जाता है, तो ये पौधे का वर्तिकाग्र होता है और ये वर्तिकाग्र से ही प्राप्त किया जाता है। अगर जैसे लौंग की बात करें तो लौंग क्या होती है, कच्ची कली होती है। पुदीना के जिस भाग में तेल की अधिकतम प्रतिशत मात्रा होती है वो होती है क्या, पत्ती। तंबाकू एवं इसके उत्पाद की बिक्री पर पाबंदी लगाने वाला पहला देश कौन सा था, भूटान। और भूटान में जो जीडीपी है वो सिर्फ जीडीपी इस तरह से रुपए से काउंट नहीं की जाती है, बल्कि वहाँ पर वो अपने ग्रीन जीडीपी को यूज करते हैं एक प्रकार से काउंटिंग में, उन्नति में। तो वहाँ पर ग्रीन जीडीपी है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे पाए जाते हैं। उद्योगों में सूक्ष्म जीवों का वह प्रकार जो सर्वाधिक व्यापक रूप से उपयोग में आता है, जीवाणु, सूक्ष्म शैवाल और कवक। इसका मतलब ये कि जो उद्योगों में है, जीवाणु, सूक्ष्म शैवाल और कवक बहुत ही अपनी उपयोगी भूमिका रखते हैं। तो फ्रेंड्स ये आज यहीं से अब हम समाप्त करते हैं और ये जो बायोलॉजी है यहाँ पर पूरी हो जाती है। इसके साथ जो भी फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और जो भी चीज़ें पर्यावरण है, वो सारी चीज़ें हम इसमें आपको उपलब्ध करा चुके हैं। तो उसको आप क्रम से देखें तो आपको काफ़ी इनसे लाभ होगा। और देखिए ये जो है ये ऐसा कंपाइलेशन है कि जो घटना चक्र बड़ी मोटी सी बुक आती है उसका ही पूरा कंपाइलेशन है। तो सारा कुछ कंटेंट आपको इसमें प्रोवाइड करा दिया गया है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स इस वीडियो को आपने काफ़ी अच्छे से देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।